बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 की परीक्षा के लिए आज हमारी यह दूसरी वीडियो है। मैं आज एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन लेकर आई हूँ जहाँ से बीपीएससी द्वारा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। यह सेक्शन है राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक का समय। यह क्लास 8 की बुक है जो बिहार टेक्स्ट बुक से उठाया गया है और इस पूरे चैप्टर में ब्रिटिश शासन के कारण उपजे जन असंतोष, राष्ट्रवाद का विकास, कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक की बृहद चर्चा की गई है। साथ ही इन आंदोलनों में बिहार की क्या भूमिका रही ये भी बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में अंग्रेज़ों का जो आगमन हुआ तो उस आगमन के कारण अंग्रेज़ों के द्वारा जो यहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई, उस प्रशासनिक व्यवस्था के कारण जो यहाँ पे उन्होंने कुछ शोषणकारी नीतियों का क्रियान्वयन किया, उन शोषणकारी नीतियों के कारण जो भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था थी उसे तो समाप्त किया ही, साथ सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव को भी समाप्त कर दिया। इसके कारण ही, इन शोषणकारी नीतियों के कारण ही जो है 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। अब आगे हम देखते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या दिया गया है कि ऐसा देखा गया कि भारतीयों में भारी असंतोष व्याप्त था और राष्ट्रवादी, ये 1850 तक के समय की बात यहाँ पे है। फिर किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, फिर उसकी आगे चर्चा की गई है। तो हम अब देखते हैं कि राष्ट्रवादी अब नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में बिना रोक टोक शासन करें। भारतीय अब संगठित रूप से अंग्रेज़ों का विरोध करना चाहते थे। शुरुआती वर्षों में इसके लिए इस हेतु जो है कुछ संगठनों की स्थापना हुई, लेकिन इनका प्रभाव क्षेत्र क्या रहा, क्षेत्रीय ही रहा। फिर हम आगे देखते हैं कि हालांकि भले इन संगठनों का जो है प्रभाव क्षेत्रीय रहा, लेकिन इनका उद्देश्य कहीं ना कहीं जो है संपूर्ण राष्ट्रहित में ही था। और इन संगठनों के द्वारा क्या कुछ काम किया गया, तो इन संगठनों के द्वारा भारतीय जनता को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया गया। जो शुरुआती कुछ संगठन स्थापित हुए उनके द्वारा भारतीय जनता को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया गया। यहाँ पे कुछ भारत के महत्वपूर्ण जो शुरुआती राजनीतिक संगठन हैं उनके बारे में बताया गया है। पहला है कि 1851-52 में ब्रिटिश भारत के जो उस समय के 3 प्रोविंस थे, जो एक बंगाल प्रोविंस, दूसरा मद्रास प्रोविंस और तीसरा जो है बम्बई प्रोविंस। तो इन तीनों में एक एक राजनीतिक संगठन स्थापित होते हैं, जिसमें बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बम्बई में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना होती है। और इसका स्थापना वर्ष क्या है, तो 1851-52। वहीं 1867 में ये बीपीएससी के द्वारा पूछा भी जा चुका है। कंबाइंड बीपीएससी सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा होती है कि 1867 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई और इसके स्थापना में कौन शामिल थे, तो महादेव गोविंद रनाड़े। तो 1867 पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रनाड़े। अब आगे हम देखते हैं कि 1876 में एक और महत्वपूर्ण संस्था का स्थापना होता है, इंडियन एसोसिएशन। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में कौन शामिल है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इसकी स्थापना कहाँ की गई है, तो कलकत्ता में। अब आगे चलिए कि 1884 में स्थापित किया जाता है मद्रास महाजन सभा। और इस मद्रास महाजन सभा में इसके अधिकांश सदस्य कौन लोग हैं, तो मध्यम वर्ग के ही लोग हैं। फिर 1885 में 28 दिसंबर जो 1885 है उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना वर्ष यहाँ पर दिया गया है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार होती है और इसके स्थापना के पीछे क्या कुछ जो है पृष्ठभूमि काम करती है। तो 1850 के बाद 1850 के समय आपने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना हुई। तो 1850 के बाद ऐसा देखा गया कि राजनीतिक संगठन से जुड़े लोगों के मन में देश के प्रति एक सोच विकसित हुई। कैसी सोच विकसित हुई, तो जो भारत में निवास करने वाले चाहे किसी भी वर्ग, धर्म, रंग या जाति, भाषा एवं लिंग समूह के लोग हैं वो भारतीय हैं और यहाँ के जो संसाधन हैं और यहाँ की जो व्यवस्था है उन सब पर किनका हक होना चाहिए, तो भारतीयों का ही हक होना चाहिए। तो ये जो अवधारणा है कि भारत भारतीयों का है
और जब तक यहाँ से अंग्रेज को भगाया नहीं जाता है तब तक भारत भारतीयों का नहीं हो सकता है। तो इस तरह की भावना का विकास होने से राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और इस राष्ट्रीयता की भावना ने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। और इस राष्ट्रवाद के जन्म का आधार क्या था? तो ये जो भावना आई कि भारत भारतीयों के लिए है, इसके संसाधनों पर भारतीयों का हक होना चाहिए। तो इस भावना के आधार के पीछे सोच यह थी कि भारतीयों को भारत और यहाँ के लोगों के बारे में सोचने, समझने और काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और इस राष्ट्रीयता की भावना के विकास के पीछे जो है बहुत सारे कारणों ने मिलजुल कर भूमिका निभाई। तो यहाँ पे कुछ कारणों की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रवाद की भावना के विकास में एक महती भूमिका को निभाया वो रहा भारत में जो अंग्रेजी राज की औपनिवेशिक नीतियाँ थीं, उन नीतियों ने निभाया। जैसा कि पहला नीति हम कह सकते हैं कि भारत का आर्थिक शोषण करना, ब्रिटिश उपनिवेशवाद की जो नीति थी आर्थिक शोषण, उसने महती भूमिका निभाई। आर्थिक शोषण किस प्रकार? तो इंग्लैंड ने अपनी औद्योगिक ज़रूरतों के लिए सस्ते कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के लिए जो है भारत का उपयोग शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए इंग्लैंड में जो भी कपड़ा बनता था तो उस कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत से निर्यात होने वाले कपड़ों पर तो भारी टैक्स लगाए जाते थे, जबकि इंग्लैंड में तैयार माल को कर में राहत प्रदान की गई। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि भारत को कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बना दिया। फिर दूसरी नीति यहाँ पे दिखाई गई है कि अंग्रेज़ों का जो सिविल और सैन्य प्रशासन था वो काफ़ी खर्चीला था और जबकि जो है जो भी ऊंचे पद होते थे उन ऊंचे पदों पर भारतीयों की बहाली न करके अंग्रेज़ों की ही बहाली की जाती थी। इससे होता ये था कि मोटी तनख्वाह और मोटी रकम जो है सब इंग्लैंड भेज दिया जाता था। तो ये आर्थिक शोषण का एक और टाइप हो गया। तो इन आर्थिक शोषणों के कारण हुआ क्या कि भारत में जो है अकाल जो है हर साल पड़ने लगे और भारतीय कृषक की स्थिति ये हो गई कि वो अपनी ज़रूरत के अनुसार अनाज का उत्पादन भी नहीं कर पाते थे, बल्कि जो इंग्लैंड की जनता एवं उद्योगों की आवश्यकता होती थी उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रख कर के ही उन्हें उत्पादन करना पड़ता था। तो भारतीय इस तरह से अंग्रेज़ों की भारत विरोधी नीति ने ही जो है यहाँ की आर्थिक स्थिति को निम्न कर दिया। तो यहाँ के जो लोग थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने स्वदेशी माल और स्वराज को ही इस समस्या का समाधान बताया। फिर हम आगे देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने एक और, तो पहली नीति क्या हो गई? आर्थिक शोषणकारी नीति। दूसरी नीति के रूप में हम देखें कि जिसने राष्ट्रवाद की भावना के विकास में महती भूमिका निभाई, तो अंग्रेज़ों ने राजनीतिक और प्रशासनिक एकता स्थापित करने के लिए जो है संपूर्ण भारत को सड़क, तार एवं रेलवे के माध्यम से एक सूत्र में बांधा। तो इन परिवहनों और प्रशासनिक एकरूपता से हुआ क्या कि जो प्रशासन की शोषणकारी नीतियां थीं उन पर विचार विमर्श करने के लिए सबको जोड़ने का मौका मिल गया। तो इसने भी भारत में राष्ट्रवाद की भावना को संगठित होने के लिए एक मंच प्रदान किया। फिर हम आगे देखते हैं कि तीसरा कारण रहा आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त बनाने में पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति। इस पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के प्रसार ने संपूर्ण भारत को एक नया बुद्धिजीवी वर्ग दिया जो पाश्चात्य विचारों, स्वतंत्रता, समानता और जो भ्रातृत्व की भावना है इनसे प्रेरित था। चौथा कारण जो रहा है राष्ट्रवाद के विकास में, ये रहा आधुनिक समाचार पत्रों का विकास होना। इन आधुनिक समाचार पत्रों के विकास ने जो अंग्रेज़ों की जो शोषणकारी नीतियां थीं उनको उजागर करने का काम किया। इन समाचार पत्रों में कुछ समाचार पत्र के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें इंडियन मिरर, बंगाली केसरी, मराठी, हिंदू पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, इन सब ने महती भूमिका निभाई। और इसी कारण से जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1878 में एक एक्ट लाया गया, वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लाया गया।
और इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया कि जो भी भारतीय भाषा में छपने वाले अखबार थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि इन प्रतिबंधों के बावजूद भी जो है ये समाचार पत्र, जो देसी समाचार पत्र थे, वो अपने कार्य में लगे रहे। कौन से कार्य में लगे रहे कि जो भी ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियां हैं उनको उजागर करने में। फिर राष्ट्रवाद के विकास में एक और कारण ने महती भूमिका निभाई, जिसमें कि कुछ यहाँ पे अंग्रेज विद्वान का नाम दिया गया है, जिसमें विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, इन सब के द्वारा शोध और उत्खनन का जो कार्य किया गया, तो शोध और उत्खनन से जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई, इसने प्राचीन भारतीय संस्कृति भी हमारी कुछ बहुमूल्य धरोहर लिए हुए है, इसको उजागर करने का काम किया, जिससे कि हम भारतीय जो है अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति को लेकर के गौरवान्वित महसूस कर सकें। फिर नेक्स्ट कारण दिया हुआ है कि जो शिक्षित भारतीय थे, शिक्षित भारतीयों ने भी अपनी जो पुरानी परंपरा, रीति रिवाज और जो सामाजिक प्रथाओं का पुनः परीक्षण शुरू कर दिया और इन लोगों ने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया, जिससे कि लोग जो है सामाजिक और राजनीतिक रूप से एक जागरूक हो सके। तो ये कुछ कारण दिया गया है जिसने राष्ट्रवाद को उभारने में एक महती भूमिका को निभाया। फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ लॉर्ड रिपन का नाम दिया गया है। तो लॉर्ड रिपन की चर्चा की गई है इल्बर्ट बिल विवाद को लेकर के, जो आपने सुना होगा। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया। जाति जो भारतीय और यूरोपीय दोनों के लिए अलग अलग जो न्यायिक व्यवस्था थी, उस असमानता को दूर करने का प्रयास किया और इसी प्रयास के क्रम में इल्बर्ट बिल को लाया गया। लेकिन यहाँ पे इस इल्बर्ट बिल का जो है यूरोपीय लोगों ने संगठित होकर के विरोध किया, जिसके कारण जो है इस बिल को वापस लेना पड़ा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी यहाँ पे कार्य किए गए, उसने राष्ट्रवादी भावना के उभार में एक महती भूमिका को निभाया और फलतः जो है इसी फलस्वरूप जब ये राष्ट्रीय भावना का उभार हुआ तो ऐसा महसूस किया गया कि कोई एक राष्ट्रीय संगठन का गठन किया जाए। तो इसी क्रम में 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की गई, तो बम्बई के गोकुलदास कॉलेज के हॉल में की गई और इसमें भारत के जो हैं 72 प्रतिनिधियों के द्वारा इसमें भागीदारी निभाई गई। फिर हम आगे देखते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना की गई, तो इसमें कांग्रेस के शुरुआती नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और WC बनर्जी, RC दत्त और एक साल बाद इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी शामिल हुए। तो ये कुछ दिया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि हाँ, बिहार से इसमें कुछ ऐड किया गया है कि बिहार के प्रतिनिधि शामिल हुए कि नहीं कांग्रेस के जो शुरुआती दिनों में। तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस स्थापना के समय जो है बिहार से कोई प्रतिनिधि तो शामिल नहीं था, लेकिन कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन 1885 में पहला अधिवेशन हुआ और 1886 में जब दूसरा अधिवेशन हुआ तो उसमें कुल उस अधिवेशन को कराने में कुल 16,000 रुपये खर्च हुए, जिसमें से 2500 रुपये का सहयोग अकेले जो दरभंगा महाराज हैं लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया और वहीं जो हथुआ एवं डुमराव महाराज ने भी सहयोग प्रदान किया। और आगे क्या दिया है कि द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से कौन कौन, इन लोगों ने तो सहयोग दिया अधिवेशन को कराने में, वहीं बिहार से प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुए, तो शालिग्राम सिंह और विशेश्वर सिंह ये शामिल हुए। और साथ ही जो है और कौन शामिल हुए, तो पूर्णेंदु नारायण सिन्हा और गजाधर प्रसाद, और जो पेशे से क्या थे, वकील थे। तो यहीं से अगर क्वेश्चन मान लिया जाए, फ्रेम कर दिया जाता है, तो फिर हम सोचेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे गोपाल कृष्ण गोखले का एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए। क्या राष्ट्रीय चेतना का उजागर करना चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए ताकि धर्म, जाति और वर्ग की जो विभिन्नताएं हैं उससे परे रखकर हम सभी एकजुट हो सके। तो ये गोपाल कृष्ण गोखले का राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना के उभार को लेकर स्टेटमेंट है। फिर आगे हम देखते हैं कि इस तरह से शुरुआती दिनों में कांग्रेस तो हालांकि एक कोई जन आंदोलन खड़ी नहीं कर सकी, लेकिन राजनीतिक चेतना जगाने और जनमत बनाने के लिए
मध्यम वर्गीय लोगों से संपर्क शुरू किया, जो धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचा। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सकें। आगे क्या है, आगे WC बनर्जी का एक स्टेटमेंट है कि कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारे के माध्यम से भारतीय जनता के बीच सभी तरह के जाति, वर्ग और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को समाप्त करना और देश के लिए काम करने वालों के बीच भाईचारे और दोस्ती को और मजबूत बनाना है। तो ये WC बनर्जी का स्टेटमेंट है। अब आगे हम देखते हैं कि आगे कुछ क्या दिया हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे WC बनर्जी हों या फिर गोपाल कृष्ण गोखले हों या दादा भाई नौरोजी हैं, इन सभी महत्वपूर्ण नेताओं का जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट और इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरुआती दिनों के कार्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने प्रारंभिक अवस्था में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी और जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की और उसे राजनीतिक रूप से शिक्षित किया। अपने प्रथम 20 वर्षों में कांग्रेस ने जन आंदोलन की ज़मीन तैयार करने का काम किया। तो ये कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस का शुरुआती काम रहा। अब कुछ यहाँ पे जो है पॉइंट दिया गया है, जिसमें स्वराज्य की चर्चा की गई है, आगे बंग भंग आंदोलन की चर्चा की गई है, महत्वपूर्ण आंदोलन की चर्चा जो 1947 तक जो हुआ है उसकी यहाँ पे चर्चा है। चलिए पढ़ते हैं। तो स्वराज्य की चाहत 19वीं सदी के अंतिम दशक तक आते आते ऐसा देखा गया कि ब्रिटिश शासन विरोधी राजनीतिक तौर तरीकों से लोग असहमत दिखने लगे थे और वो जो थे यहाँ पे ये चर्चा की गई है कि जो कांग्रेस प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति पर अभी तक काम कर रही थी, जो उदारवादी गुट था, तो इस प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के कुछ जो नेता थे वो उसका विरोध करने लगे। और इस तरह की विचारधारा का नेतृत्व किन्होंने किया? तो बंगाल में बिपिन चंद्र पाल ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने। और इन लोग का कहना था कि प्रार्थना या निवेदन की बजाय रचनात्मक कार्य हम करें और आत्मनिर्भरता पर हम जोर दें। और आगे हम देखते हैं कि इसलिए तिलक ने नारा दिया, बाल गंगाधर तिलक ने, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और इन नेताओं ने, जो उग्रवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं लालबाल पाल, उन नेताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित किया तथा स्वराज के साथ साथ स्वदेशी की महत्ता पर भी बल दिया। अब आगे चलिए, आगे बंग भंग की चर्चा की गई है कि बंग भंग और स्वदेशी आंदोलन कैसे होता है। तो इस आंदोलन के क्रम में हम देखें कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया जाता है कि राष्ट्रीय भावना को कमज़ोर करने के लिए 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश निकाला जाता है। और उस समय बंगाल के अंतर्गत कौन कौन सा क्षेत्र आता था? तो बांग्लादेश, वर्तमान का बांग्लादेश, वर्तमान का पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार और झारखंड के प्रदेश शामिल थे। और अंग्रेज का इस बंगाल विभाजन के पीछे तर्क था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे छिपी हुई मंशा थी कि बंगाल उस समय एकीकृत था और ये कांग्रेस या फिर राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ था और इसे एक तरह से जो है ब्रिटिश सरकार इसे बांटना चाहते थे। सामुदायिक आधार पे बांटो और राज करो की नीति के आधार पे उन्होंने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। तो इसी बंगाल विभाजन की जब घोषणा कर दी गई तो 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू होने के दिन जो है पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो अगर शोक दिवस पूछा जाए तो 16 अक्टूबर 1905 और लागू भी बंगाल विभाजन इसी दिन हुआ है। इस बंगाल विभाजन के दरमियान क्या क्या गतिविधियां की गईं? तो इन गतिविधियों में लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प लिया। छात्रों ने स्कूल एवं कॉलेज तथा वकीलों ने न्यायालय का बहिष्कार किया। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो ये कुछ काम किए गए और इस स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने दमनात्मक नीति का सहारा लिया और तिलक को जो है राजद्रोह के आरोप में फंसाकर 6 वर्षों के कारावास की सज़ा दे दी गई। फलतः आंदोलन धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता गया। अब हम आगे देखते हैं कि कुछ
क्रांतिकारी घटनाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जो खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास आपने सुना होगा। तो इसमें खुदीराम बोस ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति प्रारंभ की। तो खुदीराम बोस राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। और इन्होंने कैसे इसका क्रियान्वयन किया, तो इन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि मुजफ्फरपुर के जो जिला न्यायाधीश है किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन इन्होंने गलती से जो है किंग्सफोर्ड की जगह प्रिंगले कैनेडी की बग्घी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया। तो इन पर जो है इसके कारण, इस गतिविधि के कारण इन पर मुकदमा चलाया गया और इन मुकदमा चला करके इन्हें 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई। फिर मुजफ्फरपुर ये बम कांड जो 30 अप्रैल 1908 को हुआ है, मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ, तो 30 अप्रैल 1908 को हुआ है। इस कांड के कारण जो है एक नई राजनीतिक चेतना का आरंभ हुआ, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। जो ये मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ, इसके कारण एक नई राजनीतिक चेतना का प्रारंभ हुआ। और इस मुजफ्फरपुर बम कांड की तुलना जो है बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्रिका केसरी में 1897 में जो घटित हुआ था, ये घटना घटित हुई थी 1897 में, जब पूना में प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या चापेकर बंधुओं के द्वारा कर दी गई थी। तो ये कुछ यहाँ पे तुलनात्मक चर्चा के बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई है। अब हम आगे देखते हैं कि और कुछ इसमें क्या दिया गया है। कुछ पृथक निर्वाचक मंडल और सांप्रदायिकता जैसे चीज़ों का यहाँ पर डेफिनेशन बताया गया है कि पृथक निर्वाचक मंडल का क्या अर्थ होता है, तो किसी खास धर्म और जाति के लोगों का चुनाव अपने जाति या धर्म के लोगों द्वारा ही किया जाना पृथक निर्वाचक मंडल है। वहीं सांप्रदायिकता क्या होती है, तो किसी संप्रदाय द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करना। तो कभी कभी डेफिनेशन भी पूछ दिया जाता है प्रीलिम्स में भी, तो एक बार हम देख लेते हैं। फिर है कि गांधी का आगमन, हमने कल भी पढ़ा है कि अपनी पहली वीडियो में कि गांधी का आगमन दक्षिण अफ्रीका से 1915 में होता है और भारत में, और दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग करने के बाद जो है गांधी 1915 में भारत लौटते हैं। यहाँ पे सत्याग्रह का डेफिनेशन दिया गया है कि सत्याग्रह क्या होता है, कि शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध अहिंसक तरीके से न्याय की मांग करना, तो ये सत्याग्रह है। आगे हम देखते हैं कि गांधी जी जब भारत आते हैं तो उस समय भारत में क्या चल रहा होता है, तो होम रूल आंदोलन चल रहा होता है, वो पूरे जोर पर था। लेकिन वे इसमें शामिल नहीं हुए क्योंकि वे होम रूल आंदोलनकारी के इस विचार के विरोधी थे कि अंग्रेज़ों के लिए कोई भी मुसीबत, चूँकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध अंग्रेज़ों के लिए एक तरह से मुसीबत था। तो गांधी जी इस बात के विरोधी थे कि अंग्रेज़ों का कोई भी मुसीबत उनके लिए अवसर है, और ये होम रूल आंदोलन की नीति थी। तो गांधी जी इस तरह से हम देखें कि नरमपंथी राजनीति में भी आस्था नहीं रखते थे। गांधी जी सिर्फ सत्याग्रह में विश्वास रखते थे और वे किसी भी संगठन में अपनी शर्तों पर शामिल होना चाहते थे। अब आगे देखिए कि भारत में, चूँकि दक्षिण अफ्रीका में तो सत्याग्रह का वो प्रयोग कर चुके थे, लेकिन भारत में जब पूछा जाए सत्याग्रह का सफल प्रयोग या प्रथम प्रयोग कौन सा है, तो चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण की कहानी आपने सुनी ही होगी कि यहाँ पे क्या कहानी दिया गया है कि सबसे सफल कहानी बिहार के चंपारण की है। कैसे, तो 19वीं सदी के आरंभ में ही चंपारण के किसानों के साथ जो है अंग्रेज बगान मालिकों ने एक समझौता किया था, और इस समझौते के तहत क्या था, तो बीघे के 3 कट्ठे में किसानों को नील की खेती अनिवार्य रूप से करनी पड़ती थी, और इसे क्या कहते थे, तो 3 कट्ठिया पद्धति भी कहते थे। लेकिन 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में क्या हो गया, तो रासायनिक रंगों का आविष्कार हो गया, और इस रासायनिक रंगों के आगमन ने नील की खेती को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बाहर कर दिया। फलतः किसान जो है नील की मांग जब घट गई तो वो इसकी खेती करना नहीं चाहते थे। लेकिन अंग्रेज जो बगान मालिक थे वो इन नील किसानों को समझौतों से मुक्त करने के लिए कई तरह के अनुचित इनके पास शर्तें रखी। तो इस सारी समस्याओं को जो है चंपारण के ही एक किसान थे राजकुमार शुक्ल ने जब 1916 का जब कांग्रेस का अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, तो उस अधिवेशन में गांधी जी
कोई समस्या से परिचित कराया और चंपारण आने का आग्रह किया। फिर हम गांधी जी जब चंपारण आए तो चंपारण आने के बाद गांधी जी अपने सहयोगी जिसमें ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, JB कृपलानी एवं बिहार के और भी जो स्थानीय नेता थे उन सब के साथ घूम घूम कर किसानों की समस्या को जानने का प्रयास किया और उनके बयान दर्ज करते गए। और साथ ही साथ ये तो गांधी जी के द्वारा किया गया काम था, लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी जो है मामले की छानबीन के लिए कमेटी गठित की गई और उसके एक सदस्य जो थे गांधी जी भी थे। और गांधी जी इस आयोग को, जो कमेटी और आयोग गठित की गई, उसको समझाने में सफल रहे कि तिनखटिया व्यवस्था जो है उसको समाप्त किया जाए और जो बगान मालिकों द्वारा अवैध रूप से रकम की वसूली की गई है उसे भी वापस किया जाए। तो बगान मालिक ने 25% बगान जो मालिक थे वो 25% रकम वापस करने पर सहमत हुए और साथ ही साथ जो है तिनखटिया व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी जी का जो चंपारण में प्रथम सत्याग्रह था वो सफल हुआ। तो इसी सफलता को देखते हुए अहमदाबाद के मजदूर ने भी गांधी जी से मदद मांगी, क्योंकि अहमदाबाद में क्या मुद्दा था, तो अहमदाबाद एक वहाँ मिल था और उस मिल में लोग जो थे, लोगों के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद बढ़ती महंगाई को देखते हुए वेतन वृद्धि की मांग उस औद्योगिक संगठन के द्वारा, उस मिल के द्वारा की जा रही थी, लेकिन जो मिल मालिक थे वो मजदूरों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। फलतः गांधी जी ने स्वयं भूख हड़ताल पर बैठने का निर्णय लिया। तो अगर पूछा जाए प्रथम भूख हड़ताल, तो वो अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी के द्वारा किया गया है। तो गांधी जी की भूख हड़ताल से घबराकर जो मिल मालिक थे उन्होंने मजदूरों का वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवादियों को एक सत्याग्रह का शस्त्र दिया। शांतिपूर्वक हड़ताल और उपवास के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्यवाद का राष्ट्रवादियों ने डटकर मुकाबला किया। यहाँ पर कुछ पॉइंट जो है दिया गया है। अब आगे रॉलेट सत्याग्रह है। तो रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं कि मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट नामक एक कानून बनाया गया। कब बनाया गया? तो मार्च 1919 में, जिसमें संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक गिरफ्तार किया जा सकता था। तो गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो और साथ ही साथ जो है राष्ट्रव्यापी विरोध एवं प्रदर्शन हुए और इसी क्रम में पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन के लिए 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। उसमें बड़ी संख्या में जो है जालियांवाला बाग जो अमृतसर में है वहाँ लोग जमा हुए और इस भीड़ में और इस सभा में ऐसा किया गया कि पुलिस ने बिना चेतावनी के भीड़ पर गोली चलानी शुरू कर दी, जो जालियांवाला नरसंहार के नाम से एक तरह से फेमस है। तो ये 2 घटनाएं हुई, रॉलेट एक्ट और साथ में जालियांवाला बाग कांड। फिर हम आगे देखते हैं खिलाफत और असहयोग। तो प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ 1914 से 18 तक जो हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया गया था और दुनिया के अन्य हिस्सों के मुसलमानों की तरह जो भारतीय मुसलमान भी तुर्की या ऑटोमन साम्राज्य के पवित्र जो इस्लामिक स्थलों पर खलीफा का जो नियंत्रण था वो उसे ही देखना चाहते थे। तो इसी क्रम में जो भारतीय मुसलमान में कौन? मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में अंग्रेजों की वादा खिलाफी के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की गई। तो गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को और अपने असहयोग आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के अवसर के रूप में देखते हुए इसे एक साथ शुरू करने का आह्वान किया। अब हम आगे देखते हैं कि और आगे क्या क्या घटनाएं घटी हैं। आगे असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया है वो दिया गया है। तो अगस्त 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया और इस आंदोलन के दरमियान क्या किया गया कि सरकारी पदवियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया। तो इसी क्रम में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि और महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। और आगे कुछ क्या है कि इसी आंदोलन के क्रम में, असहयोग आंदोलन के क्रम में वकील के द्वारा से न्यायालय छोड़ने का आह्वान किया गया। तो इसके एक प्रत्युत्तर में मोतीलाल नेहरू
CR दास, राजगोपालचारी, आसफ अली जैसे वकील ने वकालत छोड़ दी और विद्यार्थियों के द्वारा स्कूल और कॉलेज छोड़ने को कहा गया। साथ ही विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का भी निर्णय किया गया। तो ये सब कुछ असहयोग आंदोलन के दरमियान क्या क्या गतिविधियां की गई वो यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं, आगे कुछ क्या दिया हुआ है। असहयोग आंदोलन के दरमियान और कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां घटित हुई, जिसमें कि गुजरात का जो खेड़ा स्थान है वहां किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए लगान के खिलाफ आंदोलन चलाया। तमिलनाडु में शराब दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह। पंजाब में अकालियों ने गुरुद्वारे में बैठे हुए भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। तो ये सब असहयोग आंदोलन के दरमियान घटित जो है घटनाएं हैं। फिर असहयोग आंदोलन का बिहार में भी जबरदस्त प्रभाव था, जिसमें ब्रजकिशोर प्रसाद के सुझाव पर स्वराज के मुद्दे को भी असहयोग आंदोलन में शामिल कर लिया गया। और मजरूल हक ने राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए खैरू मियाँ की ज़मीन पर बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम को स्थापित किया। तो चाहे बिहार विद्यापीठ हो, सदाकत आश्रम हो, किस आंदोलन के दरमियान गठित हुआ है? तो असहयोग आंदोलन के दरमियान। और मजरूल हक ने असहयोग के कार्यक्रम के प्रचार एवं हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के उद्देश्य से दी मदरलैंड, तो दी मदरलैंड अखबार पत्र किनका है? तो मजरूल हक का है। तो दी मदरलैंड नामक अखबार जो है कहाँ से निकाला? तो सदाकत आश्रम से निकाला। तो ये सब घटनाएं असहयोग आंदोलन के दरमियान की है। और आगे चूँकि 1920 में असहयोग स्टार्ट होता है, तो आगे एक वर्ष बाद जाकर के 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज का पटना में आगमन हुआ। तो उस दिन शहर में हड़ताल मनाई गई। तो ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि पटना में ब्रिटिश युवराज का आगमन कब हुआ, जिसका विरोध किया गया? तो 22 दिसंबर 1921 को। अब आगे दिया हुआ है कि 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड घटित हुआ, उस कांड के कारण जो है गांधी जी के द्वारा 6 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। अब हम झंडा सत्याग्रह को देखेंगे कि झंडा सत्याग्रह सबसे पहले तो नागपुर में हुआ है और इस सत्याग्रह का प्रारंभ 13 अप्रैल 1923 को हुआ है। और ये झंडा सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो अंग्रेजी प्रशासन ने लोगों को झंडा लेकर चलने से रोक दिया। तो इसी का इनकार करने के लिए लोग जो है एक तरह से झंडा लेकर नागपुर से सत्याग्रह करने के निश्चय किए। इसमें जमना लाल बजाज कमेटी का एक नाम है। तो जमना लाल बजाज कमेटी का संबंध किससे है? तो झंडा सत्याग्रह से इसका संबंध है। और यह झंडा सत्याग्रह जो है देश के अन्य हिस्सों के साथ साथ इसमें बिहार के लोग भी शामिल हुए और यह आंदोलन 109 दिनों तक चला। हालांकि बाद में जाकर के जब सरकार का रुख नरम हुआ तो तिरंगा लेकर चलने की आज्ञा दे दी गई। और इस झंडा सत्याग्रह से संबंधित बिहार के एक सत्याग्रही रहे हैं जिनका नाम है हरदेव नारायण सिंह। अब हम आगे देखते हैं कि आगे 1922 के बाद की परिस्थितियां बताई गई है। जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो फिर उसके बाद गया में कांग्रेस का सेशन होता है। इसमें गांधी जी ने अपने अनुयायियों को सुदूर देहातों में रचनात्मक कार्य करने का संदेश दिया, जबकि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे जो नेता थे उन्होंने पार्टी को परिषद के चुनाव में भाग लेने का पक्ष लिया। इस बिंदु पर मतभेद के कारण जो है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन किया। तो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया गया है। फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की चर्चा की गई है कि भगत सिंह के द्वारा जो है HSRA का गठन किया गया और 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। और वहीं जाकर के 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर बैकुंठ शुक्ल जो कि बिहार से संबंधित है उनके बारे में बताया गया है कि बैकुंठ शुक्ल सबसे पहले तो बिहार के किस जिला से हैं? तो मुजफ्फरपुर, वर्तमान में वैशाली से हैं। और ये बैकुंठ शुक्ल जो है 1930 के जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से इन्होंने भाग लिया और इन्हें इसी समय गिरफ्तार कर पटना कैंप जेल में रखा गया था। और जब 1931 में गांधी अरविंद समझौता होता है तो इस समझौते के तहत अन्य सत्याग्रहियों के साथ जो है बैकुंठ शुक्ल को भी रिहा कर दिया जाता है। बाद में बैकुंठ शुक्ल है जो है HSRA के सदस्य बन जाते हैं और सदस्य बनकर एक क्रांतिकारी के रूप में सामने आते हैं।
अगला संबंध बैकुंठ शुक्ल का फणींद्रनाथ घोष से है। तो कैसे है? तो फणींद्रनाथ घोष जो हैं वो लाहौर षड्यंत्र जो कांड हुआ था उसके एक तरह से मुखबिर बने थे, जिस इनके गवाही के कारण ही 1930 में जो है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव के खिलाफ इन्होंने फणींद्रनाथ घोष ने गवाही दी, जिसके कारण जो है इन तीनों को फांसी की सज़ा मिली थी। तो फणींद्रनाथ घोष पर इसी चलते जो है इन पर हमला बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह के द्वारा जो है 9 नवंबर 1932 को किया गया और बाद में इनको इस कार्य के लिए बैकुंठ शुक्ल को 1933 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और सत्र न्यायालय ने बैकुंठ शुक्ल को फांसी की सज़ा दी और उच्च न्यायालय ने भी सज़ा को बरकरार रखा। फलतः 14 मई 1934 को जो है गया जेल में बैकुंठ शुक्ल को फांसी दी गई। तो इतना डिटेल्स बैकुंठ शुक्ल के बारे में दिया गया है। अब हम देखते हैं डांडी मार्च। तो डांडी मार्च हालांकि हम कल भी पढ़े हैं, तो इसको कुछ शॉर्ट्स फैक्ट को देख लेते हैं कि डांडी मार्च का सबसे पहले तो प्रारंभ जो है 69 साथियों के साथ गांधी 79 साथियों के साथ जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से डांडी तक के लिए नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रारंभ किया और गांधी जी ने डांडी पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर गांधी जी ने सार्वजनिक रूप से नमक इकट्ठा कर नमक कानून को तोड़ा और यह आंदोलन जो नमक सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे भारत में फैल गया और इस आंदोलन ने किसान, महिला एवं आदिवासियों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को सरकार ने दमनात्मक कार्रवाई करते हुए हजारों सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया और साथ ही साथ जो है लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार को अब जनता की ताकत का एहसास होने लगा था। फलस्वरूप 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लोकप्रिय सरकार के गठन का प्रावधान किया गया और इस प्रावधान के तहत 11 में से 7 प्रांतों में से 1937 में कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन 2 वर्ष बाद ही चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो इस कारण से जो है इस युद्ध के बाद भारत को आज़ाद करने की शर्त पर युद्ध में सहयोग करने की बात कांग्रेस ने की, लेकिन अंग्रेजी सरकार जब यह बात नहीं मानी तो फलतः जो है 1939 में कांग्रेसी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। अब आगे देखते हैं कि परिणामतः अब 1942 तक के समय को इसमें बताया गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध और जो क्रिप्स मिशन है उन सब विफलताओं के उपरांत जो है महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की और जिसमें करो या मरो का नारा दिया और ये भारत छोड़ो आंदोलन बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से 8 अगस्त को एक अहिंसक संघर्ष के रूप में आह्वान किया और इस आंदोलन में किसान, विद्यार्थी, महिला सभी ने भागीदारी निभाई। फिर हम आगे देखते हैं कि क्या कुछ दिया गया है। अब बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव रहा वो बताया गया है। तो 8 अगस्त को जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ तो उसके अगले दिन ही पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया और 11 अगस्त को एक और घटना घटी कि विद्यार्थियों के एक जुलूस ने सचिवालय भवन के सामने जो है विधानमंडल के सामने राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयास किया और फलतः जो है इसमें पुलिस फायरिंग हुई और इसमें 7 छात्र मारे गए और अनेक घायल हुए और मरने वाले ये 7 छात्रों में कौन कौन थे? तो उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह तथा जगपति कुमार शामिल थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ कि इस स्थान को शहीद स्मारक, यहाँ पे शहीद स्मारक का निर्माण हुआ और इसका अनावरण देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। अब कुछ आज़ाद हिंद फौज की इसमें चर्चा की गई है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है 1941 में अफ़गानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुँचे, वहाँ से जापान गए और जुलाई 1943 में आज़ाद हिंद फौज को फिर से संगठित किया और अगस्त 1943 में नेताजी ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और इनके ही नेतृत्व में जो है आज़ाद हिंद फौज इम्फाल तक, मणिपुर का जो इम्फाल क्षेत्र है वहाँ तक आ पहुँची तथा भारत की लगभग 250 वर्ग मील ज़मीन को आज़ाद करा लिया गया। लेकिन कई कारणों से पीछे हटना पड़ा और उसी समय हिरोशिमा एवं नागासाकी पर जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अणुबम गिराया गया तो उसके बाद जापान के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा और इस कारण जो है इस आज़ाद हिंद फौज के 3 वरीय अफसर शाहनवाज
ढिल्लन, शाहनवाज ढिल्लन, सहगल इत्यादि पर जो है मुकदमा चलाया गया। और इन पर जो मुकदमा चलाया गया तो इनके बचाव में कुछ बड़े बड़े बैरिस्टर सामने आए, जिनमें भूला भाई देसाई, डॉक्टर काटजू, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल शामिल थे। इन्होंने निःशुल्क मुकदमा लड़ा। हालांकि फिर भी इन जजों ने इन्हें दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सज़ा सुनाई। लेकिन अंग्रेजी सरकार द्वारा देश के वातावरण को देखते हुए इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इन्हें फांसी दे सके। इसलिए इन तीनों जनरल को रिहा कर दिया गया और बाद में आज़ाद हिंद फौज के और भी लोगों को भी बाद में रिहा कर दिया गया। तो ये कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है दिया गया है। आगे हम देखते हैं कि 1930 तक आते आते 1930 की ईस्वी तक ऐसा देखा गया कि दो राष्ट्र के सिद्धांत को हालांकि मुस्लिम लीग ने 1930 तक ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन 1940 में मुस्लिम बहुल जो पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्य की मांग की। और 1946 के प्रांतीय चुनाव में जो पृथक निर्वाचक क्षेत्र में लीग को चूँकि बेजोड़ सफलता मिली थी, तो इसने पाकिस्तान की मांग को और मुखरता दी। तो सरकार ने पाकिस्तान की मांग और भारत की स्वतंत्रता के संबंध में अध्ययन करने के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन 1946 में जो भारत पहुंचा, तो 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा। और कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र को कुछ स्वायत्तता प्रदान करते हुए एक महासंघ के रूप में अविभाजित भारत का सुझाव दिया। लेकिन कैबिनेट मिशन के इन सुझाव पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस को आपत्ति थी। और इन परिस्थितियों में चूँकि आपत्ति थी दोनों को, तो इन परिस्थितियों में अब चूँकि देश का विभाजन नहीं टाला जा सकता था, तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन से जो है जनता से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाने का आह्वान किया। तो मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाने का आह्वान किया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। अब हम आगे देखते हैं कि कैबिनेट मिशन चूँकि अपने मिशन में असफल हो चुका था, तो उसकी असफलता के बाद की परिस्थितियों को देखते हुए भारत को विभाजित करने का मन अब कौन बना चुकी थी? तो ब्रिटिश सरकार मन बना चुकी थी, चूँकि कैबिनेट मिशन जो है अब असफल हो चुका था। यह अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार ने लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा। माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार भारत को विभाजित करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को जो है भारत को स्वतंत्र कर दिया। ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में दिया गया है, जो कि हमने पढ़ा 1885 से लेकर के 1947 तक क्या कुछ हुआ है। फिर हम किसी इम्पॉर्टेंट सेक्शन को लेकर आते हैं। तब तक स्वाध्याय कीजिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।